द्वैध शासन स्थापित करने के कारण। बक्सर युद्ध 1764 में विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंद्वियों को एकजुट होने का अंदेशा था। कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गए, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उनके इस अधिकार को चुनौती देते हुए टैक्स देने से मना कर सकती थी। कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारी गण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाज व परंपराओं से अनभिज्ञ थे। एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय प्रादेशिक नियंत्रण की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की भी आशंका थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भय था। आगे है कि द्वैध शासन से लाभ तो केवल ब्रिटिशर्स को हुआ, बेनिफिट फ्रॉम डायरकी। तो ब्रिटिश कंपनी को प्रशासनिक सुविधा हुई। बंगाल में जिस समय द्वैध शासन स्थापित किया गया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी को इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। बाहरी संघर्ष से बचाव। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो वह उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा होता। आर्थिक लाभ। ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी व कर्मचारी ऊंचे वेतन पर रखने पड़ते। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब के कम वेतन के कर्मचारियों द्वारा प्रशासन चलाए जाने से और प्रशासन व अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। अब देख लेते हैं कि द्वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला है कि उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। आप एक तरह समझे जैसे कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था कि उत्तरदायित्व कुछ नहीं और अधिकार पूरा। वहीं दूसरी तरफ नवाब को क्या था कि अधिकार रहित उत्तरदायित्व पूरा लेकिन अधिकार कुछ नहीं। तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समस्त भूमिकर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूली कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही करते थे, किंतु इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। अगला है कि शोषण, कुप्रशासन और अराजकता। बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, किंतु प्रशासन की ओर कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई।
कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, किंतु जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। परिणामतः राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। अगला है कृषि का पतन। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली का कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि कर भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरतापूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह की कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। अब है कि उद्योग धंधों का पतन। द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 में से जो कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद और बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग करके कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बदतर होती गई। कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों एवं शिल्पकारों के लिए कार्य करना अब लाभप्रद नहीं रह गया। अतः वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। किसने? पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड वेलेजली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबारों से सक्रिय एवं सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था।